गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम इन बिजनेस स्टडीज़ क्लास ऑफ 8 नवंबर 2020। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग डेली जो है जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, चूँकि हमारा फेयरली एग्ज़ाम 25 नवंबर से चालू होने वाला है और हमें चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ना है। और अभी तक हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट नहीं किया था, तो चैप्टर नंबर 2 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग टाइम मिलने पर हम लोग करेंगे। अभी हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करके समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। प्राइवेट का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, प्राइवेट। पब्लिक बस और प्राइवेट बस दोनों में अंतर है। शाहरुख खान और MS धोनी के लिए अपना एक बस है अलग से, जिसमें वो लोग सस्ता संवरता है। सलमान खान के लिए भी अपना एक वैनिटी बॉक्स, वैनिटी व्हीकल बस होता है, वो तो उसका प्राइवेट बस है, इसमें कोई दूसरा कोई नहीं चढ़ सकता, लेकिन पब्लिक बस में कोई भी आदमी चढ़ सकता है। तो सिमिलरली इंटरप्राइजेस का मतलब होता है यहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस। प्राइवेट का मतलब होता है अपना, जैसे कि मशरक में कोई मिठाई का दुकान है, उसका अपना दुकान है, वो पब्लिक का दुकान नहीं है, ये पब्लिक का बिजनेस नहीं है, वो नहीं कह सकते कि ये पब्लिक का बिजनेस है। जितना भी आप मशरक में आप दुकान देख रहे हैं वो सब के सब प्राइवेट बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में है, प्राइवेट बिजनेस है सब के सब। और पब्लिक, अब आइए पब्लिक। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, इसमें ये पब्लिक एयरलाइंस है, इसमें कोई भी चढ़ सकता है। और इंडियन रेलवे, ये पब्लिक है, इंडियन पब्लिक का जो है संपत्ति है, इसमें कोई भी जाता है, कोई भी चढ़ सकता है, चाहे प्राइवेट आदमी हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे सरकारी, कोई भी चढ़ सकता है, क्योंकि पब्लिक है। लेकिन अब देखिए, अभी तो प्राइवेट रेल का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो प्राइवेट रेल में भी कोई नहीं, कोई भी चढ़ सकता है। जैसे कि जेट एयरवेज, जेट एयरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्था नहीं है जेट एयरवेज, लेकिन उसमें हम लोग बुक करा सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो जेट एयरवेज का मालिक को जाएगा, और एयर इंडिया का जो प्रॉफिट है वो भारत सरकार को जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक प्राइवेट बैंक है, मान लो कि कोई बैंक है, ABC लिमिटेड बैंक है, प्राइवेट बैंक है, तो उसमें अगर हम लोग पैसा रखते हैं, प्राइवेट बैंक से जो भी प्रॉफिट होगा वो उस पर्टिकुलर आदमी को जाएगा, जिसका है, एक आदमी को जो प्रॉफिट हो रहा है उसको जाएगा। लेकिन जब हम लोग पब्लिक बैंक की बात करेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, लाइक दिस, तो ये सारा जो है प्रॉफिट भारत सरकार को जाएगा। तो यही पब्लिक इंटरप्राइजेज का मतलब है। पब्लिक इंटरप्राइजेज मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज जो है, फिर से हम लोग देखेंगे 3 सेक्टर में बटा हुआ है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ग्लोबल में आइए, ग्लोबल का मतलब होता है एडिडास जैसी कंपनियां, जिसका कि बिजनेस जो है एक जगह से, एक देश के अलावा 2-3 देश या उससे भी ज़्यादा देश में है। जैसे कि सैमसंग को आप देख लीजिए, सैमसंग मोबाइल को देख लीजिए, MI का मोबाइल देख लीजिए, इंडिया में भी चलता है, चाइना में भी चलता है, अक्रॉस द वर्ल्ड चलता है, लंदन में भी आपको MI का फ़ोन मिल जाएगा, तो उसको हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइज बोलेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, फिर आपको पार्टनरशिप होता है, फिर आपको कंपनी होता है, कंपनी को हम लोग छोड़ दिए, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर PPP, ज्वाइंट वेंचर, सारा होता है। तो कंपनी को हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, कंपनी को आपको बाद में हम पढ़ा देंगे वक्त मिलने पर, और आप लोग भी अपने से पढ़ते रहिएगा। कंपनी फॉर्म है, कंपनी के बाद आइए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी आप पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 2 की बात मैं बोल रहा हूँ। एंड देन आपको जॉइंट वेंचर और PPP तो हमें नहीं पढ़ना है, सिलेबस में हटा दिया है, तो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ना है। कंपनी में क्या होता है? लायबिलिटी लिमिटेड होता है, बिजनेस बड़ा हो जाता है, पार्टनरशिप से बड़ा हो जाता है, शेयर बेचने लगते हैं, शेयर खरीद के हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर भी 3 पे पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ा कि बिजनेस जो है वो उसका मालिक 3 हो सकता है, 3 आदमी हो सकता है। पहला प्राइवेट आदमी हो सकता है, यानी कोई भी इंडिविजुअल जो बिजनेस करता हो वो प्राइवेट आदमी, कोई भी उसका मालिक हो सकता है। जैसे हमारा विद्यालय है, हमारा विद्यालय एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक पब्लिक इंटरप्राइज है, क्योंकि इसका मालिक जो है वो भारत सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हमारा विद्यालय आता है, तो उसका मालिक भारत सरकार है। तो ये एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन एक मान लो डीएवी ले लोगे, नाम रखा हुआ डीएवी पब्लिक स्कूल, लेकिन उसका भी कोई मालिक होता होगा, उसका जो प्रॉफिट है एक आदमी के पास जाता होगा, है ना। अब जैसे प्राइवेट स्कूल यहाँ पे गुरुकुल है, तो उसका भी कोई एक मालिक होगा, वो इनकम उसको फ़ायदा मिलता होगा, तो वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस हो गया। ओके, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, कोऑपरेटिव्स भी हो सकता है, कोऑपरेटिव्स भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस हो सकता है। अब आइए पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब कि जिसका की मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास हो या राज्य सरकार के पास हो, या केंद्र या राज्य दोनों के पास हो, या कोई लोकल बॉडी मतलब नगर निगम के पास हो। तो इस तरह का जो अगर इंटरप्राइजेज मिलेगा जिसका मालिकाना हक भारत सरकार के पास हो, चाहे राज्य सरकार के पास हो, चाहे नगर निगम के पास हो, या तीनों के पास हो, या दो के पास हो, या किसी एक के पास हो, तो ये पब्लिक इंटरप्राइजेज होगा। और ग्लोबल इंटरप्राइजेज का मतलब हुआ वैसा इंटरप्राइजेज जिसका बिजनेस एक देश के अलावा 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ देशेस में। तो ये हो गया पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज का कॉन्सेप्ट। अब आइए इंट्रोडक्शन ही हो गया प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। जैसे रोड्स है, रोड्स हम लोग जानते हैं वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा बनाया जाता है, कोई प्राइवेट सेक्टर वाला रोड नहीं बनाता है। हम लोग घर के आगे अगर थोड़ा सा ईंटा ऊँटा जमा करके और उसको ढाल के बना दिए तो वो हमारा प्राइवेट सेक्टर का हमारा थोड़ा सा रोड बना। लेकिन जो बड़े बड़ा हाईवे होता है और जो भी रोड आप देखते हैं वो सब पब्लिक सेक्टर का बना हुआ है। दूसरा जो आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं वो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी पब्लिक इंटरप्राइजेस का है, रोड भी पब्लिक इंटरप्राइजेस का है। गैस आप देखिए, जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं इसका भी मालिकाना है कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के पास नहीं है। धीरे धीरे सरकार हाँ अब इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच रहा है, वो बात अलग है। रेलवे को भी धीरे धीरे बेचा जा रहा है, वो भी बात अलग है ना। लेकिन इसका भी मालिकाना हक पूरा के पूरा तरह से बेचा नहीं गया, थोड़ा सा हक बेचा गया है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है, तो वो हो गया पब्लिक सेक्टर। तो ये दो चीज़ें बता गया कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि अपने हिसाब से वो बिजनेस को बड़ा कर सकता है। अब जैसे मुकेश अंबानी का जितना जो भी कंपनी है वो सब प्राइवेट सेक्टर का इंटरप्राइजेज है, क्योंकि उसका मालिकाना हक मुकेश अंबानी के पास ही है। हो सकता है कि उसका कुछ शेयर्स पब्लिक के पास भी हो, तो वो पब्लिक कंपनी नहीं प्राइवेट कंपनी ही कहलाएगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा शेयर 50% या उससे भी ज़्यादा शेयर मुकेश अंबानी के पास है। और मान लीजिए 40%, 60% मुकेश अंबानी के पास है और 40% जो है पब्लिक के पास है, देन इट इज ऑल्सो नॉन ए प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज, क्योंकि उसका जो मालिकाना हक यानी 60% जो है, आधा से ज़्यादा जो है वो मुकेश अंबानी के पास है। तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का मतलब हुआ कि जिसका मालिकाना हक पब्लिक के पास है। पब्लिक मतलब एक आदमी पब्लिक नहीं, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे लोकल गवर्नमेंट, जो भी है पब्लिक के पास है, तो हो गया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो इसके बीच में डिफरेंस भी है, इस डिफरेंस को आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि पब्लिक सेक्टर को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो आप देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी है, कोऑपरेटिव्स है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, कंपनी है। कंपनी में आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों आता है। ये पब्लिक वाला जो है यही पब्लिक लिमिटेड ये है, ये पब्लिक लिमिटेड ये है। लेकिन ये पब्लिक लिमिटेड को भी देखिए आप, ये इस बात को ध्यान दीजिए कि इसको भी प्राइवेट सेक्टर में रखा। जो अभी मैंने मुकेश अंबानी का आपको एग्जांपल दिया कि मुकेश अंबानी का मान लो रिलायंस एक कंपनी है, उसका कुछ शेयर्स पब्लिक के पास हो सकता है, लेकिन है ये प्राइवेट सेक्टर का ही। बात समझ में आ रही है ना। और जो प्राइवेट है तो प्राइवेट कंप्लीटली पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में है ही तो पब्लिक कंपनी का भी जो मालिकाना हक है वो प्राइवेट आदमी के पास हो सकता है, और अगर उसने शेयर नहीं बेचा, पूरा के पूरा अपने पास ही रखा है, तो प्राइवेट कंपनी का मालिक प्राइवेट सेक्टर ही है।
अब यहाँ ये जो हमें पढ़ना है पब्लिक सेक्टर, इसमें 3 भाग है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड गवर्नमेंट कंपनीज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, इसलिए नाम उसका रखा गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, उसको हम लोग गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय रेल। हम लोग जानते हैं कि रेल का एक अलग डिपार्टमेंट ही था पहले, अब तो उसको हटा दिया। पहले एक डिपार्टमेंट होता था रेलवे मिनिस्ट्री, यानी रेलवे मिनिस्ट्री भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट था रेलवे डिपार्टमेंट। उसी तरह आप देखिए आपको डिफेंस सेक्टर जो भी है, डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा सौदा जितना भी है, रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। वो सब क्या है, वो भारत सरकार के अधीन है, बिल्कुल अलग से उसका एक डिपार्टमेंट ही है, यानी उसको हम गवर्नमेंट से अलग करके नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हम दमदम में पहले रहते थे सॉरी, तो दमदम में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहाँ पे बम गोली जो कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं और उसके इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे, तो वो भारत सरकार का ही एक हिस्सा है, उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई हाथ नहीं है, वो डायरेक्ट भारत सरकार का हिस्सा है। उसके जो भी कर्मचारी हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं। अब देख लीजिए, बात थोड़ा सा समझने वाली बात है। बैंक डिपार्टमेंट करके कोई भारत सरकार में डिपार्टमेंट नहीं है, बैंक डिपार्टमेंट। रेलवे डिपार्टमेंट था लेकिन अब वो भी नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो अब नहीं। अब जैसे कि एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट बिल्कुल एरोनॉटिक्स के बारे में का वो चर्चा करता है, वो डिफेंस में ही आता है। फिर आप आ जाइए, मैं कहूँगा कि मान लो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। हालांकि उसका भी मालिकाना हक भारत सरकार के पास ही है, तो वह हमारा हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब आइए नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या है कि कुछ रिलैक्सेशन के साथ डायरेक्ट गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होके थोड़ा सा उसको आज़ादी दे दी जाती है कि भाई आप पूरी तरह से गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने तरीके से अपनी चीज़ों को चला सकते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, देख लीजिए या जितना भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, सब के सब स्टैट्यूटरी बॉडी। हालांकि इसका भी मालिकाना हक भारत सरकार के पास ही है, लेकिन इसको बैंक को खुद ये अपने ढंग से चला सकता है। भारत सरकार को केवल रिपोर्ट करेगा कि हाँ हमारा सही ढंग से चल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो उसको अपने ढंग से चला सकता है और भारत सरकार को रिपोर्ट कर देगा। हालांकि अब तो मोदी सरकार में ऐसा है कि वही जो है कह रहा है वही सारा चीज़ को फॉलो कर रहा है, बैंक भी। तो आप हम कह सकते हैं कि पेपर पे ऑटोनॉमी है, लेकिन वास्तव में ऑटोनॉमी नहीं है। बिल्कुल सही बात भी है। जैसे कि एयर इंडिया को ले लीजिए, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कहने को तो थोड़ा सा अपना दिमाग चला सकता है, लेकिन ये भी भारत सरकार के अंदर में ही आ रहा है, और अब तो बहुत लॉस में सब बंद होने जा रहा है एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस। और बहुत सारा चीज़ें, जैसे कि बैंक भी बहुत सारा लॉस में चल रहा है। पहले तो इतना लॉस में नहीं था, 10 साल पहले की बात है। जब से मोदी सरकार पावर में है, मैं आई हैव राइट टू से, मुझे कहने का ये होगा, धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर बहुत कमज़ोर होता चला गया है, और भारत सरकार की नीतियों की वजह से, क्योंकि इसको ऑटोनॉमी को उसने हैम्पर किया। ये सारा चीज़ें हमें पढ़ना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी को ऑटोनॉमी होता है, परंतु सरकार अगर उसको हैम्पर करने लगे तो धीरे धीरे इसका भी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी फंक्शंस लाइक वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे रेल अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। रेल का सारा जो है निर्णय वो रेलवे मिनिस्टर लेंगे, कौन सा ट्रेन चलाना है नहीं चलाना है सारा मिनिस्ट्री लेवल पर तय होता है। किराया कितना होगा नहीं होगा, बढ़ेगा घटेगा, सारा मिनिस्ट्री लेवल पर कोई भी चेंज नहीं। लेकिन बैंकिंग में हो सकता है केनरा बैंक आपको सेविंग बैंक पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट देते, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्टेट बैंक कम दे, हो सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक कुछ ज़्यादा दे, क्योंकि इसमें आपस में ऑटोनॉमी है। अब हम लोग आते हैं गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी का हाल जो है
ये जो तीसरा भाग है भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर का, ये सबसे कमज़ोर पार्ट है। अब ये, और इसमें देखिए, इसमें कोई भी आपको ऑटोनॉमी है, इसमें कोई भी स्वतंत्रता नहीं, इसमें थोड़ी सी स्वतंत्रता है। और ये वाला में आते आते पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, यानी इसको गवर्नमेंट का अंदर में है, लेकिन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनी के फॉर्मेट में ठीक इसी प्रकार से ये जो पब्लिक लिमिटेड का जो ये है, इस तरह से ये चलेगा। ये केवल इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी जो कंपनी को चलाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो भारत सरकार अपॉइंट कर, नॉमिनेट करिए, अपॉइंट भी नहीं करेगी, नाम बता देगी कि हाँ आप ये सबको रख लीजिए। तो यही आपका पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। अब प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज के बारे में हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमें कोऑपरेटिव और कंपनी जो है ये अभी पढ़ना बाकी है। ओके, तो यही होता है 3 भाग है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आप लोग पूरी तरह से पढ़िएगा इसको, और जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पूछ लीजिएगा। मैं सीधे आपको यहाँ इसका डिफरेंस लेके चलता हूँ कि इसका डिफरेंस क्या है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब देखिए कि इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, पब्लिक सेक्टर क्यों बनाया गया है। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो प्राइवेट सेक्टर का जो भी इंटरप्राइजेज होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। तो अगर रोड बनाया, रेलवे बना, अगर ये सब शुरू में प्रॉफिट के लिए काम होता तो इतना बड़ा विशाल मात्रा में बनता ही नहीं, कभी नहीं बन सकता था, क्योंकि रेलवे में हम लोग जानते हैं हमेशा लॉस होता है, रोड बनाने वाले में हमेशा लॉस होते रहता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हमेशा लॉस होते रहता है। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत बुनियादी ज़रूरतें हैं। हॉस्पिटल में देखिए गवर्नमेंट में को लॉस है, लेकिन अब हॉस्पिटल से उसको कोई इनकम तो नहीं होता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कोई इनकम नहीं होता, हम लोग जानते हैं। भारत सरकार ही दवाई देता है, भारत सरकार ही डॉक्टर का पैसा देता है, भारत सरकार ही इक्विपमेंट का पैसा देता है, और पब्लिक जो भी वहाँ इलाज कराने जाती है वो फ्री में इलाज कराती है, उसको कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा गवर्नमेंट का डायरेक्ट खर्च है, तो उसमें उसको लॉस है। अगर मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाइएगा तो हो सकता है कि आपको एक दिन का, अगर आप ICU में गए तो आपको 10,000 रुपये मिनिमम लगे, मिनिमम केवल आपको भर्ती करने का चार्ज ले ले ICU में 10,000 रुपये, 20,000 से 30,000 रुपये तो बिल्कुल ऐसा ही बिल बना देगा वो। लेकिन गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज में जाइए तो आपको बेड ही नहीं मिलेगा। अगर आपको बेड मिल गया, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ फ्री इलाज होता है, तो जो भी इलाज होगा वो आपका फ्री होगा। यानी डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इक्विपमेंट यूज हो रहा है, दवाई जो भी यूज हो रही है वो सब के सब फ्री है। तो अगर गवर्नमेंट खर्च नहीं करे, पब्लिक हेल्थ पे खर्च नहीं करे, तो लोगों का भला नहीं हो सकता। तो ये यही बताता है कि बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक सेक्टर में है वो देश को बनाने के लिए, देश के गरीब लोगों की सेवा के लिए है। लेकिन जो अब आपका जो गवर्नमेंट है उसका पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अब गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो हर चीज़ से भाग रहा है, हर चीज़ से भागना चाह रहा है। जैसे कि मान लो कि जो नया कृषि कानून आया है उसके हिसाब से धीरे धीरे वो MSP से भागेगा, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भागेगा, कि हम वो पैसा नहीं देंगे, आप प्राइवेट प्लेयर को बेच दीजिए जितना में बेचना चाहते हैं आप। तो प्राइवेट प्लेयर लाइक अंबानी अदानी का बड़ा बड़ा वेयर हाउस रहेगा, वहाँ पे आप उसको बेचिए तो उसका एक मोनोपोली आ जाएगा। सिमिलर एकदम सेम टू सेम अमेरिका में हुआ, और वहाँ पे किसानों की हाल बहुत खस्ता है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट जो है MSP नहीं देती है। लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट MSP देती है कृषि पर। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि इतना रुपया से कम पे आप उसका माल नहीं नहीं आप ले सकते हैं, आपको कम से कम इतना रुपया देना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट ही देती है, FCI के गोदाम में लेके गवर्नमेंट ही पैसा दे देती है, मंडी सिस्टम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक सेक्टर की वजह से लोगों का विकास हुआ है। तो अगर हम हर चीज़ पे प्रॉफिट देखना शुरू करेंगे कि नहीं, हर चीज़ में प्रॉफिट आने लगे हमारा, तो फिर हम लोगों का देश, जिसमें इतने लोग जो है गरीबी रेखा के आसपास रहते हैं, जो कि 60-70% के आसपास है,
और गरीबी रेखा चाहे उसके आसपास या थोड़ा सा मिडिल अप इतने लोग रहते हैं, तो हमारी आबादी 100%, 70% आबादी उसी तरह से है, तो हमारे देश का क्या होगा? और हर चीज़ में हम लोग प्रॉफिट की तरफ जाने लगेंगे। इसका मतलब एक टाइम, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सारे नागरिक जो हैं अपने मूल अधिकार से वंचित हो जाएंगे, छूट जाएंगे। ना उनके पास खाने को रहेगा, ना पहनने को रहेगा, ना कहीं जाने को रहेगा, आय का कोई साधन नहीं रहेगा, और गरीबी और अमीर में काफ़ी अंतर आ जाएगा। बेरोजगारी समाज में बढ़ती चली जाएगी। अगर आप इसको अच्छा से स्टडी कीजिएगा तो आपको पूरी तरह से होता हुआ दिखेगा कि हाँ ऐसा ही है। और जो इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पब्लिक सेक्टर को बहुत स्ट्रांग किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारा डिफेंस के सेक्टर में हो। तो इससे क्या हुआ कि हमारा धीरे धीरे देश को बहुत एक सॉलिड बेस मिला है डेवलपमेंट के लिए। तो अभी जो हम लोग, अभी जो मोदी सरकार जो डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, वो हम आज़ादी के समय नहीं सोच सकते थे, क्योंकि हमें आज़ादी के समय हम लोग इस तरह से काम ही नहीं कर सकते, हमें पब्लिक सेक्टर की तरफ देखना ही पड़ता। तो आप इसको पढ़िएगा तो चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर का रोल आज भी गया नहीं है, वो आज भी है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग आप पॉइंट में देख लीजिएगा, आपको हर पॉइंट में यही चीज़ मिलेगा। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, स्केल मतलब बहुत बड़ा के रूप में हम लोग करते हैं, तो हमने चीज़ें की कीमतें कम हो जाती है अगर बहुत बड़े क्षेत्र में उत्पादन किया जाए तो। रीजनल बैलेंस होता है, कहने का मतलब समाज का हर तबका बैलेंस रूप से डेवलप्ड होता है। फिर चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट नहीं होता है, किसी एक आदमी में नहीं जाता है। अभी क्या है कि अंबानी और अदानी की तरफ हर चीज़ मूव कर रहा है, हर चीज़ धीरे धीरे जो है, हर चीज़ जो है उसके तरफ मूव कर रहा है, तो इकोनॉमिक जो है सेंटर उसके तरफ भागते जा रहा है। फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 से गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी रहा है। फिर आया डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। डिसइन्वेस्टमेंट का तो वही चीज़, यानी गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे अपना जो है शेयर जो है पब्लिक सेक्टर से हटाकर प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। इंश्योरेंस में आप देख लीजिए, LIC में भी वही कर रहा है, वो कर रहा है कि अपना हक जो है बेच रहा है भारत सरकार, यानी प्राइवेट प्लेयर को बता रहा है कि आप आइए LIC का शेयर्स लीजिए, आप भी चलाइए इसको। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे LIC के बारे में बता दो। LIC जो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी गवर्नमेंट का इंटरप्राइजेज है, और 3 डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है, यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और पब्लिक कंपनी, इसमें LIC दूसरा नंबर पे आता है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका LIC एक्ट के द्वारा फॉर्मेशन हुआ, और LIC ने क्या किया कि जीवन बीमा जो होता है, जीवन बीमा का जो कॉन्सेप्ट है कि प्रीमियम के रूप में कुछ पैसा लेती है, और जब आदमी की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय जो कि पहले ही करार किया जाता है कि 5 लाख 10 लाख रुपया जो है अगर मरेगा तो देंगे, तो वो पैसा लमसम में, यानी एक साथ एक मुश्त उसके डिपेंडेंट को दे देती है। तो LIC के पास हुआ क्या, LIC का जब हमें बिजनेस सर्विस में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसको, तो होगा क्या कि हर आदमी इंश्योरेंस कराता है, लेकिन हर आदमी मरता तो नहीं है, उसमें से एक दो ठो मरता है, इससे कंपनी के पास ह्यूज पैसा चला जाता है। ठीक उसी प्रकार LIC के पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि उस पैसा का ये तरह तरह से इस्तेमाल भी करने लगा था। तो देश के डेवलपमेंट में LIC का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा बात कि एक सेविंग्स का भी जरिया है, लोगों के पास एक पैसा सुरक्षित रहता है। मान लीजिए कि आदमी की मृत्यु नहीं हुई, तो आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो वो पैसा उसको वापस मिलेगा, भले मृत्यु हो चाहे नहीं मिलो। उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एश्योरेंस, ASSURANCE, है ना, एश्योरेंस बोलते हैं। तो चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा देखने के लिए, समझने के लिए भी मिलेगा इसमें आपको। तो ये पूरा पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देन ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में, ये ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बहुत भारी मात्रा में कैपिटल का निवेश होता है, यूज कैपिटल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, और धीरे धीरे बिजनेस इतना बढ़ जाता है, प्रॉफिट होते होते इतना बढ़ जाता है
कि एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री में बिजनेस करने लगे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। जैसे एडिडास को ले लीजिए, ये एक बहुत अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स का आइटम और स्पोर्ट्स शूज़ बनाती है। धीरे धीरे आप देखिए पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। एक ब्रांडेड मतलब एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के देती है कोई भी चीज़ में। उसका कीमत ज़्यादा होता है लेकिन वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है, और उसका नाम है एडिडास का, गुडविल है। फिर फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी विदेशी सहायता से ये सब बनता है, फॉरेन कोलैबोरेशन जिसको हम लोग बोलेंगे। फिर आइए आपको क्या है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, हमेशा टेक्नोलॉजी इसमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगा, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, प्रोडक्ट इनोवेशन होता है। तो इस तरह से अब हमारे पास ये जॉइंट वेंचर हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है, जॉइंट वेंचर और पीपीपी जो है, पीपीपी मोड जो भी है वो हमें नहीं पढ़ना है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी होता था, ये पीपीपी फॉर्मेट है, ये हमें नहीं पढ़ना है। यस दिस वन, ये भी हमें सिलेबस से हटा दिया गया। अब रिलेटेड में आप देख लीजिएगा, पीपीपी को हटा दिया है, पीपीपी मॉडल को। तो ये दो चीज़ हमें पढ़ना है। तो इस तरह से ये चैप्टर देखिए, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। एक बार हम लोग फिर से इसको हम लोग देखेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और ग्लोबल इंटरप्राइजेस को, सॉरी गवर्नमेंट कंपनी का डिफरेंस को। ओके, थैंक यू सो मच।